ये मर्डर केस एक उभरते युवा नेता और मिस पटना बन चुकी लड़की की मौत से जुड़ी है। इस कहानी के कुछ तार उस वक्त के सीएम राबड़ी देवी और उनके भाई साधु यादव से भी जुड़ते हैं। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही उसे सुसाइड बता दिया था। 4.5 साल बाद सीबीआई ने भी इसे सुसाइड माना, लेकिन तब के विपक्ष ने पूरे पटना में प्रदर्शन करके कहा था कि ये सुसाइड नहीं मर्डर था। आइए इस केस को फिर से ओपन करते हैं और समझते हैं कि ये मर्डर था या सुसाइड। कहानी 1999 की है। NRI BN सिंह पूरे परिवार के साथ विदेश में रहते थे। उनका 27 साल का बेटा गौतम सिंह पटना में रहता था। ऐसा इसलिए क्योंकि गौतम को नेता बनना था। बिहार में उस वक्त RJD की सरकार थी। राबड़ी देवी CM थी। राबड़ी देवी के भाई साधु यादव से गौतम की बढ़िया पहचान थी। गौतम सिंह को उम्मीद थी कि साधु यादव के जरिए उसे राजनीति में एंट्री का मौका मिलेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ इसे जानने से पहले कहानी के दूसरे कैरेक्टर पर चलते हैं। गौतम की दोस्ती पटना के बड़े बिजनेसमैन उज्जवल जैन की बेटी शिल्पी जैन से भी थी। बिजनेसमैन की बेटी रास्ते से उठा ली गई। शिल्पी पटना के बड़े कपड़ा कारोबारी उज्जवल जैन की बेटी थी। शिल्पी पटना के वुमेन्स कॉलेज में पढ़ती थी। 23 साल की शिल्पी की एक उपलब्धि ये भी थी कि वो मिस पटना का खिताब जीत चुकी थी। शिल्पी कंप्यूटर की कोचिंग करती थी। 3 जुलाई 1999 को रोज की तरह रिक्शे से इंस्टीट्यूट जा रही थी। तभी रास्ते में गौतम का एक दोस्त मिला, जिसने कहा, अरे शिल्पी, तुम रिक्शे से जा रही हो, आओ तुमको छोड़ देता हूँ। गौतम के उस दोस्त को शिल्पी जानती थी, इसलिए वो रिक्शे से उतरकर कार में बैठ गई। इंस्टीट्यूट की तरफ जाने के बजाय दूसरी तरफ गाड़ी मोड़ने पर शिल्पी ने कहा, ये तो इंस्टीट्यूट का रास्ता नहीं है, कहाँ ले जा रहे हो हमें? गौतम का दोस्त ने कहा, वाल्मी गेस्ट हाउस चल रहे हैं, वहाँ गौतम है। शिल्पी मान गई। गौतम का दोस्त गाड़ी को पटना के बाहरी छोर पर स्थित वाल्मी गेस्ट हाउस लेकर पहुंचता है। इधर गौतम को खबर मिलती है कि शिल्पी को वाल्मी गेस्ट हाउस ले जाया गया है, तो वो भागकर वहां पहुंचता है, क्योंकि उसे पता था कि वाल्मी गेस्ट हाउस में अय्याशी के सिवाय कुछ नहीं होता है। गौतम गेस्ट हाउस पहुंचा तो देखा कि शिल्पी के कपड़े उतरे हुए थे, वो रो रही थी, उसके साथ जबरदस्ती की जा रही थी। गौतम ने बचाने की कोशिश की तो वहाँ के लोगों ने उसे मजबूती से पकड़ लिया, हाथ पैर और जूतों से बुरी तरह से पीटा। दूसरी तरफ करीब 8 घंटे तक शिल्पी घर नहीं पहुंची तो उसके पिता उज्जवल परेशान हो गए, पुलिस के पास पहुंच गए। इधर एक हैरान करने वाली खबर आ गई। 3 जुलाई की रात 8:30 बजे गांधी मैदान थाना क्षेत्र की पुलिस पटना के फुलवारी शरीफ स्थित विधायक क्वार्टर पहुंच गई। पुलिस गैराज में गई तो देखा कि गौतम की सफेद कार में उसकी और शिल्पी की लाश पड़ी है। गौतम सिर्फ पैंट पहना था। शिल्पी के शरीर के ऊपरी हिस्से पर एक टी-शर्ट थी। ये टी-शर्ट गौतम की थी, मतलब शिल्पी के कपड़े उसके बॉडी पर नहीं थे। पुलिस जांच ही कर रही थी कि वहां के बाहुबली विधायक साधु यादव अपने तमाम समर्थकों के साथ आ गए। साधु यादव को जैसे ही खबर मिली कि उसके सरकारी आवास के नीचे लाश मिली है, बिना किसी सूचना के साधु यादव अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए। बिना पोस्टमार्टम के ही पुलिस ने इसे आत्महत्या बता दिया। पुलिस ने कार से दोनों लाशों को बाहर निकाला और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अभी पोस्टमार्टम शुरू भी नहीं हुआ था कि ऊपर पुलिस ने दोनों की मौत को आत्महत्या बता दिया। जिस गाड़ी में लाश मिली थी उसे जलाकर थाने ले जाया गया, जिससे उस गाड़ी की सारी फिंगरप्रिंट्स बदल गए। रात में ही दोनों का पोस्टमार्टम कर दिया गया। पुलिस इतनी हड़बड़ी में थी कि उसने रात में ही गौतम का अंतिम संस्कार भी कर दिया। उस वक्त के SP CT भाटिया पर आरोप लगा कि वो मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई साधु यादव को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बात को लेकर विपक्ष ने हंगामा कर दिया। साधु यादव के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। राबड़ी देवी पर दबाव बढ़ा तो उन्होंने सितंबर 1999 में इस केस को CBI को ट्रांसफर कर दिया। CBI जांच में क्या हुआ, इसके पहले पुलिस और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें बताया गया कि 1 से अधिक लोगों ने शिल्पा के साथ रेप किया था, जबकि पुलिस ने पोस्टमार्टम से पहले ही इसे आत्महत्या बता दिया था। कहा गया कि दोनों की मौत कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण हुई। एक अफसर से पूछा गया कि बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखे आप कैसे कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि हम इतने केस देख चुके हैं कि पहली नजर में बता देते हैं मौत कैसे हुई है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि शिल्पी और गौतम की बॉडी में लेथल एल्युमिनियम जहर मिला। DNA जांच के लिए CBI ने साधु का खून मांगा, पर साधु ने नहीं दिया। सितंबर 1999 से केस की जांच CBI ने शुरू कर दी थी। शिल्पी के DNA और फोरेंसिक रिपोर्ट को जांचा।
पता चला कि शिल्पी की मौत से पहले उसके साथ एक से अधिक लोगों ने रेप किया है। सीबीआई ने शिल्पी के कपड़ों की जांच की तो उसमें सीमन मिला। दोषी तक पहुंचने के लिए ये बड़ा कुल्लू था। सीबीआई अधिकारियों ने डीएनए जांच के लिए साधु यादव से उनका खून मांगा। साधु ने साफ मना कर दिया। अफसरों ने इसके बाद डीएनए जांच की कोशिशों को ही बंद कर दिया। 3 साल की जांच के बाद सीबीआई ने वही कहा जो बिहार पुलिस ने पोस्टमार्टम से पहले कहा था। सीबीआई ने सितंबर 1999 से 2004 के आखिरी तक जांच की। इसके बाद एक क्लोजर रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट के मुताबिक शिल्पी और गौतम की हत्या नहीं बल्कि उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या की थी। इस फैसले पर जमकर हंगामा हुआ लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिल्पी के भाई प्रशांत जैन इस फैसले के खिलाफ थे। वो केस को सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहता था। 2006 में शिल्पी के भाई प्रशांत का उसके घर के बाहर से किडनैप हो गया। पुलिस ने एफआईआर भी लिखी। 2 दिन बाद प्रशांत घर वापस आ गया लेकिन उसके बाद उसने किसी भी जांच के लिए कोई मांग नहीं की। मतलब साफ था कि प्रशांत को जान से मारने की धमकी मिली थी। शिल्पी गौतम मर्डर केस के ये 7 सवाल आज भी एक रहस्य बनकर रह गया है। पहला सवाल ये कि कोई अगर आत्महत्या करेगा तो क्या वो इस तरह गमन होकर करेगा। दूसरी सवाल ये कि पुलिस को ये सूचना किसने दी की लाश साधु यादव के विधायक आवास के गैरेज में है। तीसरा सवाल ये कि साधु यादव को किसने सूचना दी कि वो पुलिस को पहुंचने के तुरंत बाद वहां पहुंच गए। चौथा सवाल घटनास्थल से गाड़ी को उठाकर ले जाने के बजाय उसे रातों रात जलाकर थाने क्यों ले जाया गया। पांचवा सवाल पुलिस को इतनी हड़बड़ी क्यों थी कि जो रात में ही पोस्टमार्टम करवाया और अंतिम संस्कार भी कर दिया। छठा सवाल ये कि साधु यादव ने डीएनए जांच के लिए मना किया तो सीबीआई कोर्ट में जाकर कोई ऑर्डर क्यों नहीं लेकर आई। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।